हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पॉट पर। जैसा कि आपको यहाँ पर थंबनेल देखकर पता चल ही गया है, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे रामसर साइट है उनके बारे में। रामसर कन्वेंशन के बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार एक वेटलैंड जो है वो रामसर साइट में कन्वर्ट होती है, क्या उसके महत्व होते हैं और कौन इसे कन्वर्ट करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो आने वाली जो भी आपकी एग्जाम है, चाहे वो आरपीएससी की है, अधीनस्थ बोर्ड की है या किसी अन्य एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर सिलेबस में लगता है आपके, या फिर अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें या फिर कोई अन्य भर्ती की बात करें जहाँ पर आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का पार्ट लगता है, उन सभी के लिए आज का वीडियो, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में वेटलैंड कहा किसे जाता है, वेटलैंड क्या है, इसके बारे में हम बेसिक बात करते हैं। देखो साथियों, वेटलैंड एक ऐसा भाग होता है जिसमें जल और स्थल दोनों का संक्रमणशील क्षेत्र जो है क्षेत्र शामिल हो। जिस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी वाला पोर्शन भी है और यहाँ पर क्या है, स्थल या भाग भी है। तो दोनों को मिलाकर एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है जिसे आम भाषा में हम दलदलीय भूमि बोल देते हैं। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम वेटलैंड बोल देते हैं, आर्द्र भूमि बोल देते हैं। अब इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या होगी, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक कंडीशन ये रहेगी कि एटलीस्ट वहां पर 7-8 महीने पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। हो सकता है वो 1-2 महीने एकदम से सूखा भी हो जाए, वहां पर स्थलीय भाग भी रहे, परंतु कम से कम 7 से 8 महीने वहां पर जल की उपलब्धता होनी चाहिए। ये तो बात कर ली हमने वेटलैंड के बारे में। आपको इमेज के माध्यम से भी यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि कुछ भाग जो है यहाँ पर पानी का रहने वाला है और कुछ भाग जो है यहाँ पर स्थलीय भाग का रहने वाला है। अब ये जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों संक्रमणशील क्षेत्र के अंदर आकर मिलते हैं जल और स्थल, तो वहां पर कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां जो पेड़ पौधों की भी होती हैं और जो मछली हैं, जलीय जीव हैं और स्थलीय जीव हैं, उनकी एक विशेष प्रजाति वहां पर पनप जाती है। उसी कंडीशंस के हिसाब से, उस इकोसिस्टम के हिसाब से वहां पर रहने लग जाती है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है, वो अपने आप में थोड़ा सा महत्ता जो है उसकी ओर बढ़ जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, लगभग 19 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, अलग अलग तो उनकी कंडीशंस हैं उनके आधार पर। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक तो होता है इनलैंड वेटलैंड, मतलब जो आंतरिक भाग है उसके ऊपर होता है। एक कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर होता है। ठीक है, मुख्य रूप से इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको जो इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ चीजें यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेटलैंड के अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है कि एक तो कोस्टल एरिया और इनलैंड एरिया दोनों के अंदर हो सकता है, मतलब आंतरिक जो स्थलीय भाग है उसके अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर केवलादेव अभ्यारण्य जो है उसे भी आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो है 5 जून को 2 और नई रामसर साइट घोषित की गई थी। इस प्रकार से इनलैंड के अंदर भी हो सकता है, और कोस्टल एरिया की बात करें तो जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी हो सकता है। पहली कंडीशन ये टाइप्स में बता रहा हूं आपको। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि सर स्थायी होगा या अस्थायी होगा, दोनों ही प्रकार के वेटलैंड इसमें शामिल किए जाते हैं, दोनों ही क्षेत्र जो है वो वेटलैंड के अंदर शामिल किए जाते हैं। अगर कोई भाग स्थायी है तो उसे भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, और अगर वह अस्थायी है तो भी उसे शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये आती है कि सर क्या नेचुरल पार्ट ही होना जरूरी है, क्या नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो स्थल बनता है उसे ही जरूरी है। तो इसके लिए गाइडलाइन जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंदर, जो रामसर का सम्मेलन हुआ था जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसके अंदर भी ये कहा गया कि अस्थायी स्थायी के साथ में ध्यान रखना है, मानव निर्मित और प्राकृतिक, मतलब कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही हिस्सों को इसमें शामिल किया जा सकता है। अब मानव निर्मित में कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई बांध बना दिया गया, जैसे यहाँ पर क्या बनाया, बांध बना दिया, अब यहाँ पर वाटर होल्ड हो रहा है, पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा इस लास्ट के अंदर जो थोड़ा पानी होगा, थोड़ा स्थलीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर अगर विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं, विशेष परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो जो आपका वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, उसके रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, रामसर साइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, वेटलैंड के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सभी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें दे रखा है कि भी जो नेचुरल तरीके से जो इनलैंड होगा, इस आंतरिक भाग होगा, उसमें लेक हमारी शामिल हो जाएंगी, जो तालाब हैं वो शामिल हो जाएंगे, इसके अलावा जो भी वाटर बॉडीज हैं वो शामिल हो जाते हैं। कोई भी मानव निर्मित है
तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी तालाब हो सकता है, कोई भी बांध हो सकता है, झील हो सकती है, कृत्रिम झील भी तो होती है। तो कृत्रिम झील के आसपास का जो इलाका है उसे भी हम वेटलैंड घोषित कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की है वेटलैंड के बारे में। फिर अचानक से क्या हुआ कि इन्हें हम रामसर स्थल के रूप में जानने लग गए। भाई केवलादेव अभयारण्य है, वहां पर पानी इकट्ठा होता है, चलो ठीक है। सांबर झील है, वहां पर पानी इकट्ठा होता है, हमने मान लिया। पर अचानक से क्या हुआ कि उन्हें रामसर साइट के नाम से, रामसर स्थल के नाम से हम जानने लगे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर। अब इस रामसर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं मान के चलना है कि रामसर बिद्दासर जैसे चूरू बीकानेर की साइड में सर नाम से होता है ना, वो वाले गांव नहीं है। ये ईरान का एक शहर है जहां पर एक सम्मेलन किया गया। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब द्वितीय आपकी औद्योगिक क्रांति हुई, दूसरी जब औद्योगिक क्रांति का अंत हुआ, तो उस समय ऐसा माहौल बन गया कि जो ये वेटलैंड है उनको यूजलेस मान लिया गया कि भाई दलदलीय भूमि है, कोई काम तो आ नहीं रही। ठीक है। अब हुआ क्या कि उनको सुखाने लग गए, वहां से जो पानी था उसको निकालने लग गए और वहां पर औद्योगिक विकास होने लग गया। इससे हमें यह देखने को मिला, उसका परिणाम ये रहा कि आसपास के जो भी जीव जंतु है, जो इकोलॉजी सिस्टम है, जो फूड चेन है, वो सभी डिस्टर्ब हो गए और उनके जो है नकारात्मक परिणाम हमें लगातार देखने को मिले। इसलिए IUCN एक संस्था होती है, IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना की गई 1948 में। इसने क्या कहा कि भैया जो वेटलैंड है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रकृति के लिए, मानव के लिए, और मानव जीवन के साथ साथ में जो भी पशु पक्षी हैं, जलीय जीव हैं, उन सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए IUCN ने क्या कहा कि 1971 के अंदर 2 फरवरी को रामसर के ईरान के रामसर शहर के अंदर इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विश्व भर के सभी देशों ने भाग लिया। वहां पर यह डिसाइड किया गया कि हम ऐसे जो दलदलीय भूमि है, जो आर्द्र भूमि है, उसको चयनित करेंगे और विशेष संरक्षण की जहां आवश्यकता होगी उसे हम रामसर साइट घोषित कर देंगे। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? तो ये जो रामसर साइट, रामसर स्थल आप समझते हो, वो चीजें यहां से निकल के आई है। ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया आर्द्र भूमि दिवस जो है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं, ये 2 फरवरी 1971 सॉरी 1997 को 2 फरवरी को ये जो आर्द्र भूमि दिवस है इसे बनाने की शुरुआत की गई। अब इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि 2025 का जो है, मतलब जो करंट आपकी जो वर्तमान ईयर होती है उसकी थीम पूछ लेते हैं। तो 2025 के लिए आर्द्र भूमि वेटलैंड डे जो था, उसकी थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। मतलब हमारे सामूहिक भविष्य के लिए हम क्या करें? प्रोटेक्ट करें जो भी वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, उनको। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब क्या होता है, सभी जो देश थे वो मिलकर 1971 को ये हस्ताक्षर करते हैं, एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर करते हैं, एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं कि हम विश्व के अंदर जो भी महत्वपूर्ण आपकी आर्द्र भूमि है उनको सुरक्षित करने का काम करेंगे। उन्हें रामसर स्थल या फिर रामसर साइट का जो नाम है वो देने का या टैग देने का जो है वो काम करेंगे। परंतु ये जो अधिनियम है, जो ये ट्रीटी है, जो ये संधि है, ये कब लागू हुआ? आपको ध्यान रखना है, 21 दिसंबर 1975 को एक्चुअल में लागू हुआ। 71 में हमने साइन किया और 1975 में क्या किया, इसको आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, कुछ टाइमलाइन है, कुछ जो ये डेट है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1971 के अंदर क्या हुआ, 2 फरवरी 1971 को आपके साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, सबकी सहमति बनी और इसे प्रभावी रूप से लागू कब किया गया? 21 दिसंबर 1975 को इसे लागू कर दिया गया। अब हम इसके कुछ महत्व देख लेते हैं कि कौन से महत्व है और कौन कौन से ऐसे मापदंड है, जो मानदंड हैं जिनके आधार पर एक आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, हमारा जो रामसर सम्मेलन हुआ था, इसमें कुल 9 मापदंड घोषित किए थे, जिसमें से सभी पढ़ने आपके लिए आवश्यक नहीं है, बस बेसिक चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना है 9 कुल ऐसे मापदंड जो है वो निर्धारित किए गए, जिसके आधार पर हम किसी भी आर्द्र भूमि को एक रामसर साइट या रामसर स्थल के रूप में घोषित कर सकते हैं। जिसमें से महत्वपूर्ण चीजें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि जो आर्द्र भूमि है वो अपने आप में यूनिक होनी चाहिए। जिस प्रकार केवलादेव अभयारण्य है, तो केवलादेव अभयारण्य पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, वहां पर वैदेशिक पशु तो आते ही हैं, हमारे जो लोकल यहाँ पर पक्षी हैं उस पक्षियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है।
ठीक है, उनकी प्रजातियों की संख्या ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं सांबर लेक की, तो सांबर लेक के अंदर नमक का उत्पादन तो होता ही है, और इसके साथ साथ में जो बाहर से जो हमारे जो साइबेरियन वगैरह जो पक्षी आते हैं, वो भी वहां पर जो है वो आकर अपना प्रजनन वगैरह का जो भी टेन्योर है वो वहां पर बिताते हैं। ठीक है, तो उसमें एक दुर्लभ विशेषता होनी चाहिए जो और कहीं नहीं है, पहली कंडीशन ये है। एक ध्यान रखना है कि जो संकटग्रस्त परिस्थितियां हैं वो उस पर होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर ऐसा होना चाहिए कि भैया इसको अगर रिजर्व नहीं किया, इसको कंजर्व नहीं किया, सुरक्षित नहीं किया, तो वहां पर जो वो वेटलैंड है उसे हम क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं, उसके नकारात्मक प्रभाव हमें भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पौधों और पशु प्रजातियों की या फिर पक्षियों की, जो जलीय जीव हैं उनकी प्रजातियां वहां पर उपस्थित होनी चाहिए। नियमित रूप से वहां पर एटलीस्ट 20,000 या इससे अधिक पक्षी जो है वो निवास करने चाहिए। ठीक है, विदेशी पक्षी जो आते हैं वो तो चलो ठीक ही है, अच्छी बात है, परंतु जो स्थानीय पक्षी हैं वहाँ नियमित रूप से एटलीस्ट कम से कम जो है वो 20,000 पक्षी वहां पर मौजूद रहने चाहिए हर टाइम पे। इसके साथ कोई भी वाटर बर्ड, मतलब कोई भी जलीय पक्षी है या फिर कोई भी प्रजाति है, उसकी आबादी का एटलीस्ट 1% वहां पर जो है वो निवास करना चाहिए। परंतु हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो वेटलैंड है वो किसी न किसी प्रजाति का स्थानीय रूप से ही जो है वो संरक्षण रखते हैं या स्थानीय रूप से ही मौजूदगी रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो कि कोई भी हमने रामसर साइट जो है वो घोषित की है, उसके आसपास 1 या 2 प्रजातियां ऐसी हमें देखने को मिलेंगी, केवल वहीं पर ही मिलती हैं, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, गैर एविएशन पशु प्रजातियों की या उप प्रजातियों की आबादी का कम से कम 1% जो है वो समर्थन करना चाहिए, मतलब जो बाहर से आए हैं उनका भी लगभग क्या है 1% यहाँ पर आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये कुछ मापदंड थे, कुल मिलाकर 9 मापदंड आपको जो है यहाँ पर किए गए। उसके अलावा मछलियों से संबंधित भी कुछ है, तो वो चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, बस बेसिक जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि रामसर स्थल का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ रामसर साइट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो प्रजातियां हैं, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण करता है, उनको आश्रय स्थल देने का ये क्या करता है, काम करता है। फिर दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं, दूसरी में ध्यान रखना है जलवायु जो परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के अंदर जो नकारात्मक प्रभाव हमारी पृथ्वी पर, हमारे एनवायरमेंट पर पड़ते हैं, उनको रोकने का काम कौन करता है, हमारी आर्द्र भूमि या रामसर साइट करती है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के फेफड़ों का काम कौन करता है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है या पृथ्वी के फेफड़े के रूप में कौन काम करता है, लंग्स ऑफ अर्थ, तो ध्यान रखना ये है अमेजोन के जंगल। ठीक है, और किडनी की बात करें तो ध्यान रखना है जो आर्द्र भूमि है, जो आर्द्र भूमि है उन्हें हम क्या कहते हैं, किडनी ऑफ अर्थ कहते हैं। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। अब किडनी का हमारे शरीर में काम क्या रहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो वाटर है, जो पानी है, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसे फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो भी टॉक्सिक चीजें हैं उनको फिल्टर करने का, जो पानी है उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने का काम कौन करता है, आर्द्र भूमि करती है, या फिर हम कहें रामसर साइट जो है वो करती है। इसके अलावा जो कार्बन संग्रहण है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहता है। आगे हम देखेंगे कि प्रवासी पक्षियों के स्वर्ग का काम करता है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी पहले। सांस्कृतिक और पर्यटन का महत्व है। देखो, अगर किसी स्थल को रामसर स्थल के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, जैसे अब सांबर को किया गया, पीछे कुछ दिन पहले 5 जून को जो है वो अपने खिचन को किया गया था, तो ये जो अगर एक बार डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद में, अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आगे हम बिहार की जो नई लेटेस्ट 27 सितंबर 2025 को जो नई 2 रामसर साइट घोषित की हैं, आप और हमने किसी ने भी उसके बारे में नहीं पढ़ा था, परंतु आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उसको डिक्लेयर किया गया है एज ए रामसर साइट। तो इसका क्या होता है, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व जो है वो अपने आप में बढ़ जाता है, रोजगार का सृजन करता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आसपास के पर्यटन आते हैं, पर्यटन स्थल बनता है, आसपास के जो लोग हैं उनको क्या मिलता है, रोजगार मिलने का काम किया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं कि एक ये बाढ़ से संरक्षित करता है लोगों को। होता क्या है, ये दलदलीय भूमि जो है वो संक्रमणशील क्षेत्र रहता है पानी और स्थल के बीच में, तो होता क्या है कि ये पानी को होल्ड करने का काम करता है, पानी को रोकने का काम करता है, जिससे जो स्थलीय भूमि पर जो आम जनता रह रही है, जो बसावट है, वो क्या करता है, बाढ़ से बचाव हो जाता है उनका।
ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब आपको ध्यान रखना है टाइमलाइन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 1971 के अंदर 2 फरवरी 1971 के अंदर सबसे पहले रामसर कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत सभी जो प्रतिभागी देश थे, हाँ ये चीज और ध्यान रखनी है कि वर्तमान में लगभग 171 देश ऐसे हैं जो रामसर कन्वेंशन या जो रामसर ट्रीटी थी उसके अंदर एज ए एक्टिव पार्टिसिपेट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 फरवरी 1971 को सबसे पहले क्या हुआ कि इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, फिर 1975 के अंदर दिसंबर 1975 के अंदर इसको क्या किया गया, प्रभावी किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत के प्रोस्पेक्टस से। तो यहां से हम आगे बात जो करेंगे वो भारत के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो 1982 को क्या हुआ, 1982 को भारत के अंदर, भारत जो है वो इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, मतलब साइन तो उन्होंने पहले ही कर दिए, पर भागीदार देश कब बना, 1982 के अंदर बना। फिर हम बात कर लेते हैं 1985 के अंदर भारत सरकार ने जब 82 में भाग ले लिया, उसके बाद में 85 के अंदर जो है वो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया। ये चीज ध्यान रखनी है। 85 के बाद में अगर आप देखना चाहो तो 1986 में ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी जारी किया गया था। 1986 के अंदर क्या किया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है उसको जारी किया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक टाइमलाइन थी, इसको पूरे प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। 1971 में क्या किया, हस्ताक्षर, 75 में लागू, 82 में भारत जो है वो इसमें शामिल हो गया, और 1985 के अंदर क्या किया, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को जारी कर दिया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण हुआ, और 97 के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 फरवरी को पहली बार आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में हमने मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो 15वां जो रामसर कन्वेंशन हुआ है, तो 15th रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, जिम्बाब्वे के अंदर। ठीक है, और इसकी डेट क्या है, 31 जुलाई 2025। तो ये करंट के हिसाब से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्चुअल चीजें। अभी तक हमने कंसेप्चुअल चीजें पढ़ी हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी हैं, अगर आपके सिलेबस में एनवायरमेंट, इकोलॉजी या फिर करंट अफेयर लगता है तो। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में, कि सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व और भारत दोनों ही क्षेत्र के अंदर, तो विश्व और भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा रामसर स्थल कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहला अगर रामसर स्थल विश्व की बात करें तो कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता कम है परंतु ध्यान रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में ध्यान रखना चिल्का झील और केवलादेव अभ्यारण्य। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, और केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपका राजस्थान के अंदर है। तो ध्यान रखना है कि ये दोनों ही जो है वो सबसे पहली स्थल के रूप में घोषित की गई थी। इनको कब घोषित किया गया, 1981 को। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1982 के अंदर भारत शामिल हुआ, तो ये पहले ही कैसे डिक्लेयर कर दी। देखो भारत ने साइन कर दिए थे 1971 में, भारत ने जो है वो कन्वेंशन में शामिल हुआ भारत, और वहां पर साइन कर दिए। 1975 में लागू हुआ, तो 1975 में लागू होने के बाद में जो IUCN के जो ऑफिसर है वो विश्व में अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग साइटों पे गए, उनका सर्वे किया कि भाई कौन कौन सी को हमें रामसर साइट घोषित करना है। 1981 के अंदर वो भारत पहुंचे, और भारत पहुंचने के बाद में उन्होंने इन दो को क्या किया, रामसर साइट के रूप में जो क्या कर दिया, घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे ही 81 के अंदर डिक्लेयर हुआ तो भारत को ये लगा कि ये तो अपनी साइट डिक्लेयर ही हो गई। एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है वो 1982 में उसके बाद में किया भारत ने। ठीक है, और उसके बाद में जैसे 85 के अंदर अपना जो वेटलैंड कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम था वो घोषित किया, 86 के अंदर पर्यावरण संरक्षण का, और उसके बाद में लगातार जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीजें होने लग गई भारत में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ईयर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1981 के अंदर साइट डिक्लेयर हुई है, 82 के अंदर जो भारत है उसने कन्वेंशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ है। तो अगर हम बात करें विश्व की, तो पेंटानल दक्षिणी अमेरिका की एक झील है, वो सबसे बड़ी जो है आपका रामसर स्थल है। अगर हम बात करें भारत के प्रोस्पेक्टस से, भारत के संदर्भ में, तो भारत में ध्यान रखना जो सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा नदी के डेल्टा है सुंदरवन, जिसका कुछ भाग हमारे भारत के अंदर लगता है, पश्चिमी बंगाल के अंदर लगता है, और कुछ भाग उसका जो है वेस्ट बंगाल के अंदर लगता है।
तो दोनों ही के अंदर ये जो सुंदरवन डेल्टा है, इसमें ध्यान रखना है लगभग 4.23 हेक्टर, 4.23 लाख हेक्टर का क्षेत्रफल शामिल किया गया है। तो ये सबसे बड़ी रामसर साइट है भारत के अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटा स्थल कौन सा है। अगर विश्व की बात करें तो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में ध्यान रखना है कि रेणुका जो आर्द्र भूमि स्थल है वो सबसे छोटा स्थल है। इसका क्षेत्रफल 20 हेक्टर के आसपास में है, 20 हेक्टर के आसपास में है, और इसकी लोकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश है। तो ये टेबल पूरी आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में कितने रामसल स्थल विश्व के अंदर हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2529 रामसर स्थल ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। और अगर हम बात करें भारत की, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आज हम अक्टूबर महीने के अंदर बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर महीने तक पहले क्या कितने थे? 91। पहले कितने थे? 91 थे। अब ध्यान रखना है कि 2 और नए वेटलैंड जो है वो 27 सितंबर 2025 को शामिल कर लिए गए हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं। एक तो गोकुल जलाशय, एक उदयपुर झील, दोनों ही बिहार के अंदर है। उन दोनों को शामिल करने के बाद में अक्टूबर 2025 तक, कब तक? अक्टूबर 2025 तक जो है वो आपके रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 93 है। अगर आपको करंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कितने हैं? 93 है। और ये जो 2 डिक्लेयर हुए हैं ये कब हुए हैं? सितंबर में, 27 सितंबर 2025। डेट के हिसाब से भी पूछ सकता है कि भैया अगस्त 2025 तक कितने रामसर स्थल है। तो अगस्त तक अगर पूछता है तो आपके पास में 91 है, और अगर सितंबर या इसके बाद की डेट पूछता है तो कितने हो गए? 93। और बाकी अगर आप भविष्य में रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं और एक्स्ट्रा भारत के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है वो टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध होंगे, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा किस देश के अंदर है? विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करें तो सबसे ज्यादा है यूके के अंदर। यूके के अंदर लगभग 176 रामसर स्थल है। फिर उसके बाद में आता है मैक्सिको, और फिर आता है हमारा इंडिया। इंडिया में पहले भी ज्यादा थे, अब 2 और बढ़ा दिए गए हैं। तो ध्यान रखना 91 + 2 93। ये मैं बार बार 91 + 2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि पहले 91 थे, सितंबर से पहले तक क्या थे? 91 थे। उसके बाद में 2 और बढ़ा दिए, और अब वर्तमान में कितने हैं? 93 है। अक्सर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो है वो किसी महीने या डेट को देकर पूछते हैं, जैसे अगस्त महीने तक रामसर स्थलों की संख्या कितनी थी। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से भी आपको अप्रोच लेके चलनी है साथ में, ठीक है। तो अगर हम बात करें एशिया में सबसे ज्यादा किसके पास है? इंडिया के पास में रामसर स्थल। 2025 में जो भी रामसर स्थल डिक्लेयर किए गए हैं उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से उनको याद करने की साथ साथ में कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेटेस्ट, जिसके लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, जहां से ये वीडियो की उत्पत्ति हुई है, उसको आपको ध्यान रखना है कि बिहार के अंदर, बिहार में पहले कितने थे? 3, और अब कितने और डिक्लेयर कर दिए? 2। तो अब टोटल कितने हो गए? 5 जो है वो आपके रामसर साइट बिहार के अंदर हो गई है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि बिहार के अंदर जो 2 नए रामसर साइट घोषित किए गए, जिसमें से पहला कौन सा है? गोकुल जलाशय, और दूसरा कौन सा है? आपकी उदयपुर झील है, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि बिहार के अंदर है। फिर 5 जून को इनकी जो डेट है वो ध्यान रखना, 27 सितंबर 2025 को ये अधिसूचना जारी की गई। अगर हम बात करें राजस्थान के हिसाब से, तो राजस्थान में ध्यान रखना है खीचन और मेनार, जिसमें से खीचन आपके फलोदी के अंदर है और मेनार जो है वो उदयपुर के अंदर है। दोनों ही, ये मेनार जो है वो तो पक्षी गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तालाब है और वहां पर बहुत सारी प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, अलग अलग वेरिएशन के। तो आपको ध्यान रखना है कि जो खीचन और फलोदी वाली जो अधिसूचना है वो कब जारी की गई है? 5 जून 2025 को। हमारा पर्यावरण दिवस है। आप सभी को कमेंट करके ये लिखना है कि पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है करंट के हिसाब से, अब वापस से आपको कमेंट में लिखना है, पता तो चले आप कितने अवेयर हो या नहीं हो। तो ये चीजें तो आपको चारों याद रखनी है। मेन दिक्कत आती है इन 4 के अंदर।
ठीक है, तो हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी साइट है जिनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1981 के अंदर केवलादेव अभ्यारण्य जो कि हमारा भरतपुर के अंदर है, उसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रामसर स्थल के साथ साथ, रामसर जो स्थल है उसके साथ साथ एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और मेंटेन किया जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो और मेंटेन किया जाता है। ये इसलिए कि कुछ रामसर स्थल ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, या फिर जहां ऐसा लगता है कि केवल कंजर्व करने से या फिर संरक्षित करने से ही प्रॉपर चीजें मेंटेन नहीं हो रही हैं, और स्थिति और जो है वो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी कंडीशन में जो रामसर स्थल जो पहले से डिक्लेयर हैं उनसे भी और ध्यान देने के लिए कुछ अलग से साइटें निकाली जाती हैं। जैसे अगर हम भाट की वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि एक तो अपना केवलादेव अभ्यारण्य है ही, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी लोकटक झील। मणिपुर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना चिल्का झील जो है, चिल्का झील उड़ीसा जो आपको मैंने अभी बताया था, उसको 1993 के अंदर इस रिकॉर्ड में शामिल कर लिया था, परंतु 2002 के अंदर इसको वापस से यहां से बाहर निकाल दिया था। अभी आपको ये दो ही ध्यान रखनी है कि केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ है, भरतपुर राजस्थान के अंदर, और लोकटक झील मणिपुर के अंदर। इन दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 1981 में केवलादेव अभ्यारण्य को जो है रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया। दूसरी जो है हमारी सांबर झील है, सांबर झील जयपुर के अंदर है, और इसे 1990 के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया था रामसर साइट के रूप में। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट जो हुई है वो है खिचन फलोदी के अंदर, और ये जो मैपिंग आपको दिखाई गई है ये आपकी 41 जिलों के अनुसार है, लेटेस्ट जो व्यवस्था है उसके अनुसार है। तो आपको ध्यान रखना है खिचन फलोदी के अंदर 5 जून को, और मेनार उदयपुर जो है उसको भी 5 जून 2025 को शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी ये जो 4 झील है इनको कैसे याद रखें। देखो इसमें 2 तो है तमिलनाडु की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो साउथ का एक्टर होता है, जो साउथ का एक्टर होता है उसको जब एक्शन का मन होता है ना भाई, एक्शन दिखाई जाती है, जब मारपीट दिखाई जाती है, तो आप देखते हो कि वो गाड़ी को क्या करता है, खिसका लेता है, सरका लेता है, गाड़ी को पकड़ेगा और पकड़ के क्या कर लेगा, सरका लेगा अपनी तरफ। और ये देख के जो विलन होता है, जो गुंडे होते हैं वहां पर, वो थर थर कांपने लग जाते हैं। तो यहां से आपको ध्यान रखना, सरकाना और थर थर कांपना, इन दो से आपको ध्यान रखना है कि तमिल के जो है वो शामिल किए गए हैं। तो इसमें ध्यान रखना सकराकोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सकरा का मतलब ये हो गया कि ये सरकाता है। फिर थरथर कांपना मतलब थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर। तो ये दो जो है वो आपको याद रखने हैं कि भैया साउथ के जो हीरो है, स्पेशली तमिल के जो हीरो हैं, अब आपको कर्नाटक वगैरह उस केरल में उसमें शामिल नहीं कर देना है। तमिल के जो हीरो हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी को सरकाते हैं, अपनी तरफ खिसकाते हैं, और उससे क्या होता है, जो हीरो होता है, जो गुंडे होते हैं, जो विलेन होते हैं, वो आसपास के वो थरथर कांपने लग जाते हैं। तो यहाँ से आपको तमिलनाडु की दो जो है वो याद हो गई हैं, एक तो सरकाने से हो गया सरकाकोटई, और एक हो गया थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ठीक है, उसके अलावा दो ये आपको ध्यान रखनी है कि भैया एक झरना था, एक क्या था, झरना था। उस झरने के आसपास क्या होता है कि आपको अक्सर ये सूचना मिलती है कि भाई झरने में डूब के, पानी में डूब के जो है वो बच्चे मर गए, या मतलब दुर्घटना हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो झरना होता है उस पे लोग क्या करते हैं, उद्यम करते हैं। क्या करते हैं, उद्यम करते हैं। बदमाश जो बच्चे होते हैं, बदमाश जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, उद्यम करते हैं। तो ध्यान रखना, उद्यम उससे ध्यान रखना है कि उधवा झील, ठीक है। और झरना मतलब झारखंड है केवल एकमात्र स्टेट है जिसके अंदर झरना से संबंधित जो मिलती जुलती टर्मोलॉजी आती है। तो ध्यान रखना है कि जो झरना है उसके आसपास जाकर लोग क्या करते हैं, उद्यम करते हैं। तो उधवा झील कहाँ हो गई, झारखंड के अंदर। और एक ऐसी झील, एक कोई ऐसी झील जहां आप घूमने गए, और जैसे ही आप वहां पर घूमने गए तो वहां पर आपने सिक्का फीका, और सिक्का फीकते ही वो अपनी तरफ खींच रही है। जैसे ही आपने सिक्का खींच बगाया, और बगाते ही क्या किया, वो जो सिक्का है उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो आपने ये कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी मतलब शानदार विशेषता है इस झील के अंदर की, वो तो सिक्का अपनी तरफ खींच रही है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, उसकी मांग करोगे भैया इसको क्या करो, रामसर साइट में घोषित कर दो। तो वही है, सिक्का से सिक्किम हो गई, सिक्का से क्या हो गई, सिक्किम हो गई,
और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि खींचने से क्या हो गई, खेचेओपल्ली वेटलैंड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सिक्किम जो है, सिक्किम के अंदर कौन सी झील है, खेचेओपल्ली वेटलैंड जो है उसको शामिल किया गया है। तो 2025 की जो वेटलैंड है वो हमने बात कर ली है यहाँ पर। इसमें सबसे पहले हमारा जो अभी महत्वपूर्ण है करंट के लिए वो है गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। इसके अलावा मेनार और आपकी जो खिचन साइट है वो राजस्थान के अंदर शामिल की गई है, और उधवा झील जो है वो झारखंड में, और खेचेओपल्ली जो वेटलैंड है वो सिक्किम के अंदर की गई है। उसके अलावा मैंने आपको बताया छरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु के अंदर, और सकराकोटई जो है वो भी तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ये चीजें मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि उधवा और खेचेरोपल्ली जो वेटलैंड है वो सिक्किम और झारखंड की जो है पहली वेटलैंड है। मतलब इन दोनों ही स्टेट के अंदर पहले कोई वेटलैंड नहीं थी, 2025 में डिक्लेयर की गई है, और पहली ही दोनों के अंदर क्या है, वेटलैंड है, और रामसर साइट के रूप में काम करेंगी। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट डिक्लेयर की गई हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय जो है इसकी लोकेशन क्या है, बिहार, और बिहार के बक्सर जिले के अंदर इसकी स्थिति है। इसमें दो तीन फायदे हैं इस जलाशय के। क्या फायदे हैं कि भी गोकुल जलाशय जो है वो इसका निर्माण गंगा नदी के जो बाढ़ से निर्मित क्षेत्र है उससे होता है। ठीक है, गर्मियों में ये जगह जो है वो दलदली हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर पानी जो है वो कम हो जाता है, पानी सूख जाता है, उसके कारण जो स्थलीय भूमि है उसकी प्रभाविता या जो प्रभाव है वो ज्यादा हो जाता है, उस कारण से यहाँ पर दलदलीय भूमि बन जाती है। फिर दूसरी कंडीशन आती है, मानसून में जैसे ही बारिश होगी तो बारिश होते ही यहाँ पर पानी भर जाता है, और पानी भरने से क्या होता है कि रोजगार जो है उसका सर्जन हो जाता है। परंतु आपको पता है कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो भी नदियां हैं वो सबसे ज्यादा अगर बाढ़ कहीं लेके आती है तो वो बिहार में लेके आती है। ठीक है, तो जो बाढ़ के समय जब अतिवृष्टि हो जाती है, भाई सामान्य वृष्टि के अंदर तो क्या होता है कि रोजगार वहां पर उपलब्ध हो रहा है, पर जब बारिश ज्यादा हो जाती है, जब अतिवृष्टि होती है, तो उस कंडीशन में यह जो क्षेत्र है, जो आपका गोकुल जलाशय है, यह उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को कम करने का काम करता है। मतलब जो बाढ़ का प्रभाव है उसको कम करने का काम करता है, बफर जोन के रूप में काम करता है कि भैया यहाँ पर नदी है, ये इधर से आ रही है, पानी लेकर आ रही है, यहाँ पर आपका गोकुल जलाशय हो गया। अब इस क्षेत्र में जो स्थलीय आकृति है उस पर जो भी बसावट है उस वहां तक पहुंचने में इस प्रभाव को कम कर देती है। देखो रुक तो नहीं सकती बाढ़ एकदम से, परंतु हाँ इसके प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों रह जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है यहाँ पर 50 से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं जो यूनिक है, यहाँ पर 50 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में है उदयपुर झील। उदयपुर झील जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला है उसके अंदर स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिला जो बिहार का है उसके अंदर मौजूद है। ध्यान रखना यह जो झील है, इस झील का जो स्थिति है वो ध्यान रखना पश्चिमी चंपारण के अंदर एक उदयपुर अभ्यारण्य है। उस उदयपुर अभ्यारण्य के अंदर ध्यान रखना है आपको कि ये जो उदयपुर झील है ये उपस्थित है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि 280 से अधिक यहाँ पर वनस्पति प्रजातियां हैं, और 35 से अधिक प्रवासी पक्षी ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि असुरक्षित श्रेणी के कॉमन पोचार्ड जैसी प्रजातियां यहाँ पर शामिल की। कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां जो कि पशु और पक्षियों के माध्यम से जलीय जो आपके जलीय जीव हैं उनकी विशेष प्रजातियां यहाँ पर उपस्थित रहती है। ठीक है, तो ये आप फोटो देख सकते हो कि चारों तरफ से क्या है, ये जो उदयपुर झील है ये उदयपुर अभ्यारण्य से घिरी हुई है। ठीक है, उदयपुर अभ्यारण्य के अंदर ये क्या है, मौजूद है। आ गई बात समझ में। अब आप ध्यान रखना है कि करंट के अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उदयपुर और इंदौर दो ऐसे शहर हैं जो वेटलैंड सिटी के लिए नामित किए गए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट या फिर ये फैक्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि टोटल अगर हम बात करें, टोटल इन वर्ल्ड कितने हैं, 31। इसमें से भारत की बात करें तो भारत में ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट ही जो है वो दो जिले ऐसे हैं जिनको विरासत स्थल के रूप में, जिनको वेटलैंड स्थल के रूप में क्या किया है, आर्द्र शहरों के, आर्द्र भूमि शहरों के रूप में क्या किया है, नामित किया है। जिसमें से पहला तो हमारा आ जाता है इंदौर,
और दूसरा आ जाता है उदयपुर राजस्थान। ठीक है, तो ये दो शहर ऐसे हैं भारत के अंदर जो कि वेटलैंड सिटी के नाम से जाने जाएंगे, जिनको वेटलैंड सिटी के हिसाब से जो है वो लिस्टेड किया है। आपको आंसर देना चाहिए कमेंट के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये आप कमेंट में जरूर लिखोगे कि भैया रामसर स्थल का चयन किस आधार पर किया जाता है, जैव विविधता के आधार पर, बायोडाइवर्सिटी के आधार पर, या फिर औद्योगिक विकास जो है उनके आधार पर, शहरीकरण की संभावना के आधार पर, या खनन गतिविधियों के आधार पर। ठीक है, इनका आंसर वैसे मैं दे देता हूं, आपको भी कमेंट में लिखना है। आपको इस जो क्लास है इसकी प्रतिक्रिया भी लिखनी है। मेरे हिसाब से वेटलैंड से संबंधित अगर आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे करंट के अलावा कि भी कौन सी लिस्ट की गई है, उसके अलावा कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आपको और कहीं से आप कुछ देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी सिस्टम जो है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, रामसर साइट का चयन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्ष 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थल है। तो अगर हम महीने की बात कर लेते हैं पर्टिकुलर कि भैया अक्टूबर 2025 तक भारत के अंदर कितने रामसर स्थल हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि 91 + 2 93 है। 93 ऐसे है कि भैया 91 जो है वो इनकी तो हम 5 जून 2025 तक ही बात कर चुके थे। ये जो दो एक्स्ट्रा हुए ये हुए 27 सितंबर 2025 को, तो डेट के हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सा संगठन काम करता है। तो ध्यान रखना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कब है, स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना स्थापना कब हुई है, स्थापना इसकी हुई है 1948 के अंदर, और हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे हिसाब से। अब आपको इस टॉपिक से जो है वो कुछ डाउट नहीं रहा होगा करंट को लेकर भी। ठीक है, तो अब जो चीजें आपके मन में अगर चल रही थी कि सर वेटलैंड क्या होता है, इसके महत्व क्या है, ऐसे ही थोड़ी मुंह उठा के किसी को रामसर साइट स्थल घोषित कर देंगे, तो ये चीजें आपकी मेरे हिसाब से जो चीजें थी मैंने क्लियर कर दी हैं। सभी आयाम में, सभी डायमेंशन के अंदर हमने बात की है, संवैधानिक रूप से भी बात की है, इकोलॉजी के हिसाब से भी बात की है, क्या महत्व है उनके बारे में बात कर ली है। अब आपका काम क्या रहता है, आप इस वीडियो को अगर यहां तक देख रहे हो तो आपको इसको लाइक जरूर करना है। और आजकल जो है एक नया ऑप्शन आया है यूट्यूब में हाइप का, आपको क्या करना है, हाइप जो है उसको क्लिक करना है और उसके बाद में कमेंट करना है। भविष्य में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होंगे उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।